ये जिंदगी ऑडियो सीरीज है। मेरा मानना है कि कुछ कहानियां और घटनाओं को हम सुनते कम और जीते ज्यादा है। ऐसे ही कुछ घटनाएं जीने के लिए। ये जिंदगी ऑडियो सीरीज की पहला चैप्टर है, नाम सफर। तो इसी बात पे चले मेरे साथ साल 1965, जहां बात करने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल होता था और कहीं जाने के लिए बैलगाड़ियों का। उन चीज़ों को छोड़ो, कुछ गांव जाने के लिए तो रास्ता भी नहीं था। कैसा होता होगा वहाँ जीना, कैसा था वो समय, एक बार जी के देखे। कर्नाटक के कूर्ग में एक पूरा प्रकृति से घिरा हुआ सुंदर सा गांव। उस गांव के एक छोटे से घर में हमारी कहानी का हीरो गौरव रहता था। गौरव एक सीधा साधा और थोड़ा सा बदमाश 18 साल का लड़का था। सीधा साधापन घर की परवरिश से और बदमाशी दोस्तों की संगत से। उसकी 5 लोगों वाली मतलब उस समय की छोटा सा परिवार था। उसके घर में उसका पापा, माँ, एक 4 साल छोटी और एक और 6 साल छोटी 2 नटखटी बहनें थी। पापा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। वो थोड़े शांत स्वभाव वाले इंसान थे। फिर भी क्यों उनसे भाई बहनों को एक तरह का डर था। और माँ घर संभालती थी। घर में भाई बहनों का बहुत झगड़ा होता था। अब जब भी भाई बहनों को छुट्टी होता था और पापा घर में नहीं होते तो घर मानो कुरुक्षेत्र हो जाता था। और इन तीनों को रोकने के लिए माँ को बीच में आकर चिल्लाना पड़ता था। माँ को भी पता था कि इन तीनों पर कितना भी चिल्ला लो, कल सुबह से फिर से शुरू हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी माँ भी चुप रह जाती। गौरव के हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हुए लगभग 1 महीना हुआ था, इसलिए गौरव अब घर में ही था। गौरव सुबह सुबह 5 बजे उठ के पास के जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आकर माँ को देकर अच्छे से खाना खाकर ख़त्म हुआ ही होगा कि उसको दोस्त खेलने के लिए बुलाने आते थे। दोस्तों के साथ पूरी गांव घूमकर, पेड़ चढ़कर, पलवल तोड़कर, खेत में पतंग वतंग उड़ाकर, नदी में डुबकी लगाकर 4-5 घंटे बाद ही गौरव घर आता था। फिर नहा धोकर घर की पूजा से लेकर बड़े पापा की खेती में भी मदद करता था। ऐसे ही आराम से उसके दिन चल रहे थे। तभी गौरव की परीक्षा की रिजल्ट आई। परीक्षा में गौरव अच्छे अंकों से पास हो गया था। अब इसे देखकर माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारे आसानी से नौकरी लग जाएगी। रेलवे और सब तरफ नौकरी के लिए अर्जी डाल देते हैं। पर पापा को ये मंजूर नहीं था। पापा चाहते थे कि गौरव और थोड़ा पढ़कर देश और घर दोनों के लिए कुछ करे। तो पापा ने बोला कि बेटा, अब तू आर्ट्स की डिग्री लो, उससे आगे तुम्हारी अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी भी लग सकती है। उन दिनों देश में उतने पढ़ाई करने वाले भी कम थे और आर्ट्स के कॉलेज भी। गौरव तो आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। आराम से खाना खाकर दोस्तों के साथ खेलकर दिन बीत रहे थे। उसको तो सिर्फ इतना ही पता था कि आर्ट्स मतलब कुछ पढ़ाई होता है। तो उसने भी बोल दिया कि ठीक है पापा, और एडमिशन के लिए चिट्ठी भी भेज दी। कुछ दिनों बाद उस दिन बाहर जोर जोर से बारिश हो रहा था। गौरव के पापा रात को घर आते समय कॉलेज की तरफ से जवाब में आए चिट्ठी लेकर आए थे। वो थोड़ा भीगे हुए भी थे। घर आकर पहले माँ से रुमाल लेकर अपने आप को पोंछकर अपनी धोती पहनकर बाहर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। फिर गौरव को बुलाकर उसके सामने वो चिट्ठी पढ़ी। कॉलेज वालों ने गौरव की एडमिशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और अगले ही महीने के पहली तारीख से कॉलेज के लिए बुला रहे थे। शुरुआती एडमिशन प्रोसेस के लिए किसी बड़े को भी साथ में लेकर आने के लिए कहे थे। अब पापा ने कहा कि देख बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो महीने के आखिरी दिनों में कचहरी में बहुत काम रहता है। उसके ऊपर तुम्हारे कॉलेज लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वहाँ 2 लोग गए तो खर्चा भी बहुत आएगा। इसलिए वहाँ पास ही के शहर में तुम्हारे मामा रहते हैं, मैं वहाँ उनको आने के लिए कहूँगा। अभी से सुनकर गौरव को बहुत गुस्सा आया। वो मन में सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ
अब मुझे अकेला भी जाना पड़ेगा क्या? भला कौन से पिता अपने बेटे के साथ ये करेगा? उस मामा से तो मिले हुए पता नहीं कितने साल हो गए। पापा 2-3 दिन के लिए छोड़ो, एक दिन के लिए तो आ सकते थे। वहाँ सारे लोग अपने पापा और माँ के साथ आए होंगे और मैं अकेला। गौरव के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था, पर पापा के सामने मुंह ही नहीं खुला। डर जो लगता था उनसे, इसलिए सारे गुस्से को अपने अंदर ही रखकर अपने सर को नीचे झुकाकर मुंडी हिलाते हुए हाँ पापा बोलकर आंगन की तरफ चला गया। वहाँ जोर जोर से हो रही बारिश को देखते हुए बैठ गया। वहाँ सामने घर का आंगन 2-3 पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो रात ही उतनी अंधेरी थी। जहाँ काले बादलों ने शांत तारों को भी ढक दिया था, वहाँ बारिश की आवाज़ और मन की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। गौरव के मन के अंदर एक तरफ अकेले उतने दूर जाने का डर, तो एक और तरफ नए लोग, नई जगह देखने की खुशी। और ये खुशी ने तो मानो घर छोड़ने के दुख को ढक ही दिया था। कुछ ही देर में उस बारिश की आवाज़ ने गौरव की मन की आवाज़ को भी शांत कर दिया। अब गौरव शांति हुआ था कि उसकी बहन आके सर पे मारकर, चलो यहाँ क्या तमाशे देख रहे हो, माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है, कहकर भागकर अंदर चली गई। और गौरव भी खाने के लिए रसोई की तरफ चला गया। देखते ही देखते दिन बीत गए और जाने वाला दिन आ गया। माँ ने तो तब तक पूरा पेटी भर के खाना तैयार कर दिया था। रात 8 बजे को ट्रेन थी और जल्दी 7 बजे को ही खाना खाकर गौरव तैयार हो गया। फिर माँ को बुलाते हुए रसोई की तरफ गया। वहाँ माँ एक कोने में ऊपर छत की ओर देखते हुए बैठी थी। उसकी आंखें पानी से भरे थे। और जब गौरव अंदर गया तो एक बार गौरव की चेहरा देखा और एकदम से रोने लग गई। गौरव जाकर उसके पास बैठ गया। माँ 5 मिनट तक रोती ही रही, फिर थोड़ा रोना कम किया और गौरव की सर सहलाते हुए बोली, बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है? रोज सही समय पर खाना वाना का, अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखना। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। यहाँ पर तो तुम्हारी देखभाल करने मैं थी, वहाँ पर कौन होगा? और महीने में कम से कम 2 बार तो हमें चिट्ठी लिखना है। तब तक बहनें भी अंदर आके बैठ गई। उनके भी आंखें पानी से भरे हुए थे। तब माँ ने बोला, अब बेटा तेरे बिना तो घर खाली खाली हो जाएगा। अब मैं भी देखूंगी कि ये 2 शैतानें किससे झगड़ा करेंगी। तब पापा अंदर आए और बोले, चलो बैलगाड़ी आ गए हैं, माँ का आशीर्वाद लो और चलते हैं। गौरव माँ बहनों को चलता हूँ बोलकर पापा के साथ बैलगाड़ी में बैठ गया। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद उनकी बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन आकर पहुंच गई। गौरव पहली बार रेलवे स्टेशन को देख रहा था। अपनी सामानों को लेकर पापा के साथ अंदर गया। ट्रेन आधा घंटा लेट था। वो वहाँ पास ही के सीट में बैठे हुए थे। तभी जुक 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 करके ट्रेन की आवाज़ सुनाई देना शुरू हुआ, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा था। सारे बैठे हुए यात्री खड़े हो गए। गौरव को ऐसा लगा मानो आस्थान में राजा पधार रहे हैं। तभी बड़ी सी ट्रेन आके सामने रुक गई। पापा ने सामानों को उठाकर गौरव के साथ अंदर चल के सीट पर रखे और बाहर आके खड़े हो गए। ट्रेन को चलने में 5 मिनट था, इसलिए गौरव भी बाहर आकर उनके साथ खड़े हो गए। तब पापा ने गौरव के कंधे पर हाथ रख के बोला, बेटा तुमने अभी भी असली दुनिया नहीं देखा है। दुनिया उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। हर किसी पे भरोसा मत करना और अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। गौरव पापा की हर एक बात पे हाँ बोल रहा था। फिर थोड़ी ही देर में
ट्रेन चालू हुई। पापा का आशीर्वाद लेकर ट्रेन चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी गौरव की नई अनजानी मंजिल की ओर। ये जिंदगी की दूसरा पार्ट है। हम गौरव के साथ अभी अभी ट्रेन पर चढ़े थे, तो फिर चले। रात के 11 बज रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था। गौरव ट्रेन की खिड़की की तरफ बैठा था। उसके सामने की सीट में 2 आदमी और बगल की सीट में एक औरत बैठी थी। अच्छे से हवा आ रहा था जिसमें गौरव के बाल उड़ रहे थे। वो खिड़की में ये देख रहा था कि उसका गांव, नदी, पेड़ सब कुछ पीछे जा रहा है। उसने सोचा कि सिर्फ एक ये चांदी है जो मेरे साथ साथ चल रहा है, बाकी सब पीछे छूट गए। उसके अलावा उसको कल के बारे में बहुत उत्साह था कि कल किन किन नए लोगों से मुलाकात होगी, कैसा होगा वह कॉलेज, वो जगह। इन चीज़ों के बारे में सोचते सोचते वो आराम से सो गए। थोड़ी देर बाद गौरव गहरी नींद में था। एकदम से लोगों के बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देना चालू हुआ। ढम करके धमाके की आवाज आई। लोगों के ऊपर रखे हुए भारी भारी सामान नीचे गिरने लगी। गौरव जब वहां से उठने की कोशिश किया तो जाकर ट्रेन की दीवार से टकरा गया और जब गौरव की आंख खुली तो अभी भी अंधेरा था। लगभग सुबह के 5 बज रहे होंगे। बाहर से बहुत सारे लोगों की बात करने की आवाजें आ रही थी। गौरव ट्रेन की फर्श पे लेटा था। पैर बहुत दुख रहे थे। जब देखा तो एक पैर सीटों के बीच में फंस गया था। हाथ से थोड़ा खून भी बह रहा था। कैसे कैसे करके वहां से उठकर ट्रेन के बाहर आया। वहां देखा तो आगे की आधा ट्रेन जमीन पे एक खिलौने की तरह गिरा हुआ था। जब चलकर ट्रेन की अगली तरफ गया तो वहां 10-15 लाशें रखे हुए थे और उसके सामने लोग जोर जोर से रो रहे थे। वहां कुछ लोग आसपास से इकट्ठा भी हुए थे। गौरव से ये सब देखा ही नहीं गया। अंधेरे में इस दृश्य को देखकर उसको बहुत डर लगा। पापा, माँ और बहनें सामने आ गई। तभी उसको अपने सामानों की याद आई। भाग करके गया। वहां उसकी कपड़ों की पेटी ट्रेन के नीचे आ गई थी। जोर लगाकर खींचा। पेटी थोड़ा टूट गई, पर उसका वो पेटी जिसमें एक नीले बटुए में उसका सारा पैसा रखा था, वो कहीं नहीं दिख रहा था। पता नहीं किस झाड़ी में गिर गया। वो उसे बहुत देर तक यहाँ वहां सब तरफ ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला। तब तक पूरी तरह से सुबह हो गया था। अब गौरव के पास उसके रुमाल में माँ का दिए हुए 10 पैसे और 4-5 कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो जगह भी बड़ी काली काली और सूखी थी। 2-3 आधा सूखा हुआ पेड़ और यहाँ वहाँ कुछ झाड़ियाँ थे बस। तो गौरव ने सोचा कि अब यहाँ से कहीं जाने के लिए भी 5 रुपए तो कम से कम लगेगा। हमारे गांव में कोई समाचार पत्र भी नहीं जाता। मामा तो कॉलेज में थोड़ी देर इंतज़ार करके बेटा नहीं आया समझकर फिर घर को नहीं आने का कारण पूछते हुए चिट्ठी भेजेंगे, और वो चिट्ठी लिख कर घर को जाने तक 6 दिन तो लगेगा ही लगेगा। फिर पापा उसे पढ़कर ट्रेन के बारे में जानकर
मुझे ढूंढने आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। उससे अच्छा मैं ही किसी तरह मामा के घर जाता हूँ। फिर वहाँ कोने में तब से एक 60 साल का दिखने वाला बड़ी मूंछों वाला आदमी खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ ये देखने के लिए आया है कि यहाँ क्या हुआ है। उससे जाकर पूछा, ये कौन सा गांव है? उसने बोला कि ये मर्गपुर है। तो गौरव ने पूछा, यहाँ से सरूनगर जहाँ आर्ट्स की कॉलेज है वो कितना दूर है? तो वो बोला कि बेटा, आर्ट्स की कॉलेज के बारे में तो पता नहीं, पर सरूनगर यहाँ से 200 मील से ज़्यादा दूर है। तुम कहाँ से आए हो? तब गौरव ने बोला, कूर्ग से। तो उसने बोला, अच्छा, उतनी दूर से सफ़र करके आए हो? गौरव ने पूछा, यहाँ से मुझे सरूनगर जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो आदमी ने 1 मिनट फिर सोचा और फिर पूछा, कितने पैसे रखे हो? तो गौरव ने बोला, 10 पैसे हैं। तो उसने बोला, बेटा, मुझे अब काम के लिए निकलना है, थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम किसी और से पूछो, कोई तो मदद कर ही देगा। बोल के वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए कहीं और गया। कोई अपने को खोने के गम में था तो कोई चोट के दर्द से गुजर रहा था, पर मदद करने के लिए कोई नहीं आया। सब लोगों को अपनी ही कोई चिंता था। अब कुछ 10 बज रहा था और उस सूखी जगह में बहुत धूप और गर्मी था। भूख भी बहुत लग रहा था। कपड़े गंदे हो गए थे और थोड़े पट भी गए थे। आसपास पूछने से पता चला कि यहाँ कुछ 2 मील के बाद 7-8 घर हैं। तो उसने अपनी टूटी हुई पेटी उठाकर मोचाए हुए पैर से ही उस गांव की तरफ चलना शुरू किया। अब पता नहीं ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। के साथ चलते हुए उस गांव की तरफ जा रहे थे। तो फिर चले। गौरव को चलते हुए कुछ 35 मिनट हुए थे। उस गांव जाने के लिए तो सही से रास्ता भी नहीं था। सुबह के कुछ 12 बज रहे होंगे। गौरव को बहुत भूख लग रहा था। उस सूखी जगह पर बहुत धूप और गर्मी भी था। गौरव चलते चलते बहुत थक गया था। पैर छोड़ो, शरीर के हर एक अंग दुख रहा था। गौरव आधा पसीने से भीगा हुआ था। उस पसीने के ऊपर बहुत सारी धूल आके जम गई थी। पैर तो उन मिट्टी और धूल से लाल हो गया था। अब ऐसे ही कैसे कैसे करके 1 और घंटा चलने के बाद उसे 2-3 घर दिखे। उनसे जब पूछा तो पता चला कि वहां पर एक घर है जहां खाना मिलता है। वो घर 2 घने पेड़ के बीच में था। वो घर पूरा मिट्टी से बना और 2 पेड़ों के छांव में था। गौरव अंदर जाके बैठ गया। वहां अंदर पूरा ठंडा था। उसे वहां बहुत आराम मिला। एक भोजन का 5 पैसा था। एक भोजन देने के लिए बोला। फिर थोड़ी देर में उसके सामने भोजन आया। भोजन में एक छोटा मटके में ठंडा लस्सी और आलू के पराठे भी थे। गौरव को उसे खाते हुए जन्नती महसूस हुआ। पेट भर के खाना खाया। फिर हाथ धो के थोड़ी देर
वहीं बैठा रहा। वो ये सोचते हुए बैठा था कि अब क्या करूं, कैसे और कहाँ जाऊं। तभी उसने देखा कि उस घर का मालिक उसे एक चोर की तरह शक की नज़र से देख रहा था। तभी उसको याद आया कि उसने अभी खाने का पैसे नहीं दिए और जल्दी जाकर पैसे दिए और उनसे पूछा, यहाँ कुछ करने को काम मिलेगा क्या? वो बोले कि इस गांव के लिए बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। तो गौरव वहां से निकलकर बाहर आ गया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। उसके पास जो जो कपड़े थे उन्हें जाकर घर घर में बेचना शुरू किया। 2-3 घर जाने के बाद भी एक भी कपड़ा नहीं बिका। उसके पैर भी बहुत दुख रहे थे। फिर जब चौथे घर गया तो अंदर से वो बड़े मूंछे वाला चाचा है जिनसे वो ट्रेन के हादसे हुए जगह पर मिला था। जब इसे देखा तो हंसते हुए बोले, अच्छा तुम यहाँ ये कर रहे हो? और उसकी अब तक की सारी कहानी सुनी। फिर बोले, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, पर चाहो तो तुम रात में यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी बीवी रहते हैं। वो एक 2-3 खेत के बीच में एक छोटा सा झोपड़ी था। अब इसे सुनकर गौरव को बहुत खुशी हुई। शाम के कुछ 6 बज रहे थे और अंधेरा होने ही वाला था। गौरव चाचा की बात मानकर उनके साथ उनके घर के अंदर गया। वहाँ अंदर उसने देखा कि जो 2 आदमी ट्रेन में उसके सामने बैठे थे वो वहाँ लेटे हुए थे। वो बहुत घायल थे, एक तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन लोगों को चाचा ने अपने खेत के कुछ जड़ी बूटियों से मरहम पट्टी किया था। गौरव जब अपने सामानों को रख ही रहा था तब अंदर से चाची जी आई। तब चाचा जी ने गौरव की सारी परिस्थिति उन्हें समझाया। फिर चाची जी ने गौरव को बैठने के लिए बोलकर अंदर से पानी लेकर आई। पानी पीकर गौरव थोड़ी देर सोकर उठा। फिर चाचा जी ने उसकी मूंछ पे दवाई लगाई। ऐसे ही रात के 8 बज गए और चाची जी ने खाना दिया। अंदर सब लोग बैठकर खाना खाया। फिर थोड़ी देर में चाची और बाकी के 2 भी सो गए। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। पूर्णिमा का रात होने की वजह से बाहर थोड़ा ठंड था। बाहर खुली खुली आसमान के नीचे चाचा ने कुछ पत्तियों को जलाकर उसके सामने लकड़ी काटते हुए बैठे थे। गौरव बाहर आकर चाचा के साथ बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। फिर गौरव ने चाचा जी से पूछा, चाचा आप काम क्या करते हो? अब चाचा ने बोला, यहाँ इस गांव में कभी भी उतना काम नहीं होता। यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो कोई गलत कामी करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास उतना पैसा नहीं होता। पर हमारे पास खाना होता है, क्योंकि जो जो खाने की चीज़ चाहिए वो हम ही उगाते हैं। अगर हमारी उगाई हुई फसल को कुछ हो गया तो एक तो पैसा चाहिए, नहीं तो उस दिन भूखा ही सो लेते हैं। ये घर देख रहे हो बेटा, ये मैं और चाची ने मिलकर 5 साल पहले बनाया था। तब से आज तक बड़ी शांति से ज़िंदगी को जिया है। खाना हो या ना हो, पर बड़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजारी है। फिर गौरव को नींद आई और वो उठकर अंदर सोने चला गया। फिर अगली सुबह जो 2 लोग घायल थे वो
अगला दिन जाने के बारे में सोच रहे थे। चाचा जी खेत की तरफ गए और गौरव फिर से कपड़े बेचने निकल गया। हम गौरव के साथ मर्कपुर में समय बिता रहे थे और गौरव फिर से कपड़े बेचने निकला था। तो फिर देरी किस बात की, चले। वो पूरा दिन गांव में कपड़े बेचने के बाद भी गौरव कुछ 1 रुपये 30 पैसा ही कमा पाया और जाने के लिए कम से कम 4 रुपये चाहिए थे। पूरा हार कर गौरव लौट के चाचा के घर वापस आया। आकर पैर मुंह धोकर चाची से पानी मांगकर उसे पीते हुए आराम से फर्श पर बैठा था। अब थोड़ा ठंडक महसूस हो रहा था। तभी उसने देखा कि जिस कमरे में वो 2 जख्मी आदमी सोए हुए थे, उस कमरे के कोने में 2-3 धोतियां एक के ऊपर एक रखी हुई थी, जिसके बीच में उसे उसका खोया हुआ नीला बटुआ दिखा। तभी उसको पता चल गया कि ज़रूर ये दोनों ने ही मेरा पेटी चुराया है। उस बटुए में 10 रुपये रखे हुए थे। वो अभी भी है क्या, इसे देखने के लिए जाकर उसको खोल कर देखा। उसमें 11 रुपये रखे हुए थे। लगता है इन्होंने उनके पैसे भी इसी में रखे हैं। ये लोग जब नींद से उठेंगे तब इनसे बात करके मेरा सारा पैसा ले लूँगा। वो दोनों मेरा पैसा लेकर भागने की स्थिति में भी नहीं है। ये सोचकर उसे वहाँ ही रखकर गौरव फिर से बाहर के कमरे में आकर बैठ गया। अंधेरा हो चुका था। रात के कुछ 7:30 बज रहे थे। चाचा जी खेत से लौटकर घर आए। थोड़ी देर बाद जब वो धोती बदलने आए तो उसी ढेर में से धोती उठाई। अब गौरव को आश्चर्य हुआ। तब उसको याद आया, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो कोई गलत काम करना पड़ेगा। तभी चाची ने खाने के लिए बुलाया। गौरव खाने के बाद चाचा से सही से बातचीत करके मेरा पैसा वापस ले लूँगा सोचकर खाने के लिए रसोई में सबके साथ जाकर बैठ गया। जब वो खाना खा ही रहे थे तब उन जख्मी लोगों में से एक ने गौरव से पूछा, हम लोग कल सुबह 9 बजे बैलगाड़ी से पास के रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। तब गौरव ने 1 मिनट सोचा, फिर बोला, ज़रूर, मेरा पैसा का इंतज़ाम हो गया है, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। गौरव खाने के बाद जाकर आंगन के पास बैठ के चाचा से बात कैसे शुरू करूं, उनसे बात करूं क्या, यही सोच रहा था। फिर 20 मिनट सोचने के बाद उसने ये फैसला किया कि चाचा चाची उतने भी बुरे नहीं हैं, उनके भी मजबूरी है। अब उनके साथ जाकर झगड़ने से अच्छा मेरे पैसे को मैं ही ले लेता हूँ और 12 रुपये में से उनके लिए 6 रुपये रख दूंगा। और वैसे भी 6 रुपये मेरे जाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है और वहाँ जाकर मामा से थोड़ा पैसे ले लूँगा। और उससे ज़्यादा इन लोगों ने मुझे 2 दिन तक खाना दिया, रहने के लिए जगह दिया, मेरी मुझ पर दवाई लगाई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ऐसा करना ही सही होगा सोचकर गौरव अंदर गया। कुछ ही देर में 10 बज गए और सारी दिया बुझाकर सब लोग सो गए हैं। गौरव ऐसे ही सोने का नाटक कर रहा था। कुछ 1 घंटा ऐसे ही लेटा रहा। अब हर तरफ बिल्कुल ही सन्नाटा था। फिर सब लोग सो गए ये पक्का करके गौरव धीरे से चद्दर नीचे करके वहां से उठा। उस अंधेरी में चांद की वजह से थोड़ा सा दिख रहा था। गौरव
धीरे धीरे चलते हुए उन धोतियों के पास गया और धीरे से उस बटुए को खोलकर उसमें से 6 रुपए ले ली। और जब वो पलट ही रहा था तभी एक छिपकली उसके ऊपर गिर गई और वो जोर से चिल्ला दिया और फांसी के बर्तन भी गिर गए। तभी उसी कमरे में सोए हुए वो 2 जख्मी लोग उठ गए। चाचा चाची भी दौड़ते हुए दिया लेकर आए और सब लोग चिंतित होकर पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तभी चाचा जी ने गौरव के हाथ में वो पैसे देके और गौरव को शक की नज़र से देखते हुए चाचा जी ने पूछा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? और आकर बटुए को खोल के देखा। फिर पलटकर गौरव की तरफ देखते हुए पूछा, तुम यहाँ चोरी कर रहे थे? गौरव के मुंह से बात ही नहीं निकल रहा था। तब उसने वो मेरा ही बटुआ है ना, इसलिए इसे वापस लेने आया था। तभी चाचा जी, तुम्हारा बटुआ? तुमने ये कैसे मान लिया कि ये तुम्हारा बटुआ है? ये मेरा है, पता नहीं कितने सालों से मेरे पास ही है। और अगर ये असल में तुम्हारा बटुआ ही होता तो तुम मुझसे पूछने के अलावा ये चोरी की तरह क्यों ले रहे हो? और इसमें से सिर्फ आधे पैसे ही क्यों लिए? पूरे बटुए क्यों ले लेते? गौरव के मुंह से शब्द ही नहीं निकला। वो पूरी तरह से घबरा गया। तभी उसको याद आया, उसके बटुए को माँ ने नीचे से एक लाल धागे से सिला था। गौरव चाचा के हाथ से बटुए लिया और पलट के देखा, पर वहां तो कोई भी सिला हुआ निशान नहीं था। तभी चाचा ने, यह क्या नाटक है? तुम अभी भी मुझे चोर जताने पे तुले हो? तुम खुद को क्या समझते हो? तभी चाची ने उनको टोका और बोली, रहने दीजिए, यह कल सुबह घर के लिए निकल जाएगा। और आपके पैसे कहीं गए तो नहीं ना? छोड़िए फिर और जाकर सो जाइए। चाचा ने कहा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अगर ये फिर से कुछ चोरी कर लिया तो? चाचा गौरव की तरफ पलट कर बोले, तुम घर से अभी ही निकल जाओ। गौरव नीचे झुकाए हुए अपने सर को उठा के उनके मुंह देखा। तब चाचा, चलो निकलो यहाँ से, ऐसे करके मेरे मुंह क्यों दिख रहे हो? तभी चाची ने बोला, अब ये इस रात में कहा जाएगा, कल सुबह तक रहने दीजिए, फिर वही चला जाएगा। तभी चाचा ने, अगर ऐसा है तो, बोलकर गौरव के हाथ पकड़कर उसको रसोई के कमरे के अंदर लेकर गए और बोले, मैं इसका दरवाज़ा कल ही खोलूँगा। बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कैसे कैसे चोरों को जगह दे दी कहते हुए सोने के लिए चले गए। सारी दियों को फिर से बुझा दिया। अब थोड़ी देर में फिर से सन्नाटा और अंधेरा छा गया। रसोई की ठंडी फर्श पर गौरव बैठकर रोने लगा और ऐसे ही रोते रोते सो गया। फिर अगली सुबह होते ही चाचा ने दरवाज़ा खोला। बाहर बैलगाड़ी तैयार थी। गौरव किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था। अपनी पेटी लेकर बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। गौरव के पास अब ना पैसा था ना पहनने के लिए सही कपड़े, क्योंकि सारे सही कपड़े तो कल ही बेच दिए थे। अब बैलगाड़ी चल पड़ी रेलवे स्टेशन की ओर। अब सुबह के कुछ 10 बज रहे थे। गौरव वो दोनों आदमियों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर मरकपुर से पासी के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उन दोनों में से एक का नाम गोपी और एक और का सुदर्शन था। गोपी थोड़ा शांत स्वभाव का दिख रहा था और आकार में भी थोड़ा छोटा था, और सुदर्शन
आकार में बहुत बड़ा और स्वभाव में भी थोड़ा गुस्सैल दिखता था। गौरव को पैसों का इंतजाम कैसे करे कुछ पता नहीं चला, इसलिए थोड़ी देर के सफ़र के बाद गौरव अपनी सारी कहानी उन दोनों को सुनाता है और उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग मुझे एक बार के लिए ट्रेन का टिकट का पैसे दे सकते हैं क्या? वहाँ सरूनगर के स्टेशन के पास ही में ही मेरा मामा का घर है। वहाँ जाने के बाद उनसे पैसे लेकर मैं तुम लोगों को वापस कर दूंगा। वो दोनों इसके लिए मान गए। फिर बैलगाड़ी स्टेशन के कुछ आधा किलोमीटर पीछे ही रुक गई और वो सब वहाँ से चल के जाके टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए। बैठते समय गोपी ने गौरव से बोला, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, जब ट्रेन के हादसे हुआ था तब तुमने हमसे भी पैसा मांगा था, पर हमने नहीं बोल दिया था। पर अब दे रहे हैं क्योंकि अब तुम्हारी अच्छी पहचान हो गई है, कहकर हंस दिया। तभी ट्रेन में इन तीनों के साथ एक और कुछ 26 साल का दिखने वाला आदमी आकर बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। ऐसे ही उसके साथ इनकी बातचीत चालू होती है। बहुत सारा बातें करें, जैसे ये क्या काम करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बहुत देर के बाद ऐसे ही बातों बातों में उस आदमी ने गोपी से पूछा, अब तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? और गोपी ने बोला, मर्गपुर से। इसे सुनते ही वो आदमी एक बार चुप हो गया और इन तीनों के हाथ मोड़कर नीचे देखने लगा और वहां जाने का वजह पूछा। तभी सुदर्शन ने ट्रेन के हादसे के बारे में बताया। तभी उसने बोला, मेरे बात अच्छे से सुन लो। अगर तभी टीसी टिकट चेक करने वहां आ गया और ये थोड़ी दूर सड़क के बैठ गया। टीसी ने टिकट चेक किया और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तो गोपी ने बोला, मरकपुर। तभी टीसी ने एकदम से आके बड़ी करके चिल्लाया, तुम तीनों वहीं नीचे बैठो। और उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? उसने बोला, मुझे पता नहीं ये कौन है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। और टीसी ने पीछे मुड़कर जोर से बोला, सारे लोग दूसरे बोगी में जाकर बैठ जाए और इस बोगी को खाली कर दे। कुछ लोग जल्दी से उठकर जाने लगे और कुछ लोग क्यों क्यों पूछते हुए आए। तभी टीसी उनके पास जाकर कुछ बता रहा था। इन तीनों को क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उस 26 साल के आदमी ने इनके पास आकर नीचे आवाज में बोला, तुम लोग निर्दोषी हो या अपराधी, तुम्हें ये लोग कम से कम 4 से 5 दिन जेल में डाल देंगे। अगर उससे बचना है तो किसी तरह यहाँ से भाग लो और आगे से किसी को मत बताना कि तुम लोग मर्गपुर से आ रहे हो, कहकर जल्दी से चला गया। गोपी रुको, क्यों पूछ रहा था। फिर गोपी गौरव मुंह देखते हुए वहीं घुटनों के बल नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में पूरी बोगी खाली हो गई और टीसी ने भी सारी दरवाजों को बंद करके चला गया। सिर्फ बाहर उतरने के 2 दरवाजे खुले थे। तभी सुदर्शन, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? ऐसे हमें क्यों बिठाया है और कितनी देर करके ऐसे ही बैठेंगे? तभी गौरव, अब हम क्या करें? ऐसा लगता है कि यह हमें कुछ सजा देना चाहते हैं। तभी गोपी, तुम लोग भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? हमने कुछ गलती नहीं की। अगर हम भागे तो सच में कुछ गलती कर बैठेंगे और हमें सच में जेल जाना पड़ेगा। गौरव ने भी मुंडी हिलाई। तभी सुदर्शन ने बोला, देखो जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से अब वो टीसी पुलिस को लेकर आने के लिए ही गया है। चल रही ट्रेन से कूद दे तो ज़रूर मच जाओगे और बाकी 2 दरवाजे बंद है। अगर हम चाहे तो भी हम यहाँ से भाग नहीं सकते। बोलकर तीनों ऐसे ही नीचे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद सुदर्शन ने बोला, पर ऐसे ही बिना मतलब के सजा काटने में भी कोई मतलब नहीं है। अगर किसी और की कोई बड़ी गलती हमारे नाम करके हमें सालों तक जेल में डाल दे तो हम क्या करेंगे?
हमारे किसी के भी घर में ये पता नहीं कि हम कहाँ हैं। तभी गौरव ने पूछा, अगर हम करें तो भी क्या करें? तभी सुदर्शन अपने वही बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और उस डीसी ने सब लोगों को दूसरी बोगी में भेजने की हड़बड़ी में अब तक हमारा नाम भी नहीं पूछा, और जो एक टिकट उसके पास था सिर्फ उसे ही लेकर गया है, और 2 लोगों का टिकट भी हमारे पास ही है। इसलिए अगर हम भागे और इस डीसी से बच निकले तो हमें फिर से ढूंढना बहुत मुश्किल है। गोपी ने कहा, देखो ये सब होने वाला नहीं है। गोपी ने कहा, देखो ये सब होने वाला नहीं है। डीसी पुलिस को लेकर आने ही वाला होगा। तुम लोग कुछ करने के चक्कर में कुछ और मत कर देना। अब तुम दोनों चुपचाप बैठोगे। ऐसे ही कुछ 20 मिनट बीत गए। तभी सुदर्शन, मुझे जल्दी से पेशाब के लिए जाना है, बड़ी ज़ोर से आई है। अगर ये टीसी अगले 10 मिनट में नहीं आया तो मैं इस चलते हुए ट्रेन के खुले दरवाजे से ही कर दूंगा, बोलकर बैठा रहा। 10 मिनट हो गया और सुदर्शन, अब मुझसे नहीं होगा भाई, कहकर उठ गया। गौरव और गोपी चुपचाप बैठे रहे। वो लोग कहे तो क्या कहे। सुदर्शन 2 कदम चला ही था, तब वो टीसी दरवाज़ा खोल कर आ गया और चिल्लाया, हे तुम वहीं रुको, क्या मरना चाहते हो क्या? जब टीसी आगे आए तो सुदर्शन ने उसके पैर पकड़कर बोला, मुझे जल्दी से पेशाब के लिए जाना है, पिछले कुछ 2 घंटे से ऐसे ही बैठे हैं, मुझे कुछ समझिए। तब दरवाज़ा खुला ही था। दूसरे बोगी से लोग झुक झुक कर इन लोगों को देख रहे थे। डीसी ने हंसकर बोला, बेटा तुम्हें मैं अच्छे से समझता हूँ, तुम्हें कितनी ज़ोर से भागने का मन कर रहा है। एक बात अच्छे से सुन लो, तुम इस चलते हुए ट्रेन से कहीं नहीं भाग सकते। दूसरे दोनों बोगियों में मैंने आदमियों को बिठा के रखा है और अगला स्टेशन आने ही वाला है। अगला स्टेशन आते ही तुम लोगों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, तब तक यहीं बैठे रहो। पर सुदर्शन से बैठा ही नहीं गया, क्योंकि उसे उतनी ज़ोर से आई थी। इसे देखकर डीसी उसके दाएं बाएं खिड़की के बाहर देखा और बोला, चलो अभी भी स्टेशन आने में थोड़ा समय है, बोलकर उसका हाथ पकड़ के उसी दरवाजे से अगली बोगी की तरफ लेकर गया। दरवाज़ा खुला ही छोड़कर गया। लोग अभी भी इन्हें देख रहे थे और थोड़ी देर में सुदर्शन को पकड़कर टीसी वापस इस बोगी में उसी दरवाजे से अंदर आ रहा होता है। तभी ट्रेन स्टेशन में आकर रुकती है। इसे सुदर्शन ने देखा और वो बोगी के अंदर आते ही धीरे से वो दरवाजा बंद कर दिया और डीसी के ऊपर एकदम से कूद के उसको अपनी बाहू के बीच में जकड़ लेता है। डीसी चिल्लाने का और छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है, पर सुदर्शन आकार में डीसी से लंबा और बड़ा होने की वजह से वो छुड़ा नहीं पाया। गोपी और गौरव अभी भी अपने मुंह देख रहे थे। तभी सुदर्शन, भागना है तो जल्दी से भागो, नहीं तो यहीं मरो, कहता है। तभी गोपी और गौरव उठकर भागने लगते हैं। वैसे भी वो स्टेशन खाली था, फिर भी गौरव और गोपी बाहर जाने के बाद बाहर जाने का दरवाजा थोड़े से बंद करके जाते हैं, ताकि बाहर से कोई अगर आने का सोचे भी तो उन्हें वो बोगी बंद जैसे दिखे। कुछ 1 मिनट के बाद ट्रेन धीरे धीरे से चलना शुरू करता है और तभी सुदर्शन टीसी को जोर से धक्का देके जमीन पर गिरा के वो ट्रेन से कूद के भागने लगता है। टीसी जोर जोर से चिल्लाता है, पर दूसरे बोगी के आदमी तो नहीं आ सकते, क्योंकि दूसरा बोगी का दरवाजा तो बंद है और उसके ऊपर ट्रेन की जोर जोर से आवाज में इसका आवाज सुनाई देना भी मुश्किल है। और जब तक वो उठकर बाहर जाने के लिए गया तो तब तक ट्रेन तेजी से चलना चालू कर दिया था। यहाँ सुदर्शन टीसी ट्रेन की चैन खींच सकता है, यह सोचकर जोर जोर से भागकर बहुत दूर जाता है, इतना दूर कि उसे पता ही नहीं चलता कि टीसी चैन खींचा या नहीं।
और वहां दूर एक सुनसान जगह पे जाकर बैठ जाता है। गौरव और गोपिका खोया था पता नहीं, और उन्हें ढूंढने भी नहीं जा सकता। फिर 3-4 घंटे बाद धीरे धीरे वापस आके सरूनगर की टिकट खरीद के वहाँ खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि अगर इस बार कहाँ से पूछे तो किसी और शहर का नाम ले लूँगा। और ट्रेन चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद सरूनगर आते ही सुदर्शन उतर जाता है। अब वो सब हो चुके कुछ 6-7 घंटा हुआ था और रात के 7 बज रहे थे और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। इसलिए पास ही के एक मोमबत्ती की लालटेन जल रही दुकान में जाता है। भाई थोड़ा पानी देना, कहकर जब देखा तो गोपी वहीं अगली तरफ मुड़कर बैठा था। उसके पास गया। गोपी को भी बहुत आश्चर्य हुआ और बोला, हे सुदर्शन, तुम आ गए? मैंने तो सोचा कि तुम उस टीसी के पास ही रह गए। फिर सुदर्शन उसके पास जाकर बैठ गया और पूछा, गौरव कहाँ है? तो उसने बोला, वो अपने मामा से पैसे लेकर आने के लिए गया है, आता ही होगा। अब उसे गए हुए कुछ 1 घंटे के आसपास हो गए हैं। और पूछा, तुम उस टीसी से कैसे भाग कर आए? हमने तो सोचा कि तुम वहीं रह गए। तभी वहाँ गौरव आया। गौरव भी एक बार चौंक गया। फिर तीनों वही स्टेशन के बाहर अंधेरे में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सुदर्शन ने उसने कैसे टीसी से बचकर आया वो सब कहानी बताई। फिर गौरव ने मामा से 2 टिकट के पैसे लेकर आया था, वो इनको दिया और बोला, मैंने जब मामा से मरपुर के बारे में पूछा तो वो बोले कि मरपुर? तुम मरपुर गए थे? तुम ठीक ठाक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा, इसलिए तुम्हारा बटुआ गुम गया। जरूर उसे किसी ने चुरा लिया होगा। लोग बोलते हैं कि मरपुर में रहने वाले लोग बहुत खूंखार होते हैं और एक बार की खाने के लिए वो किसी को मार भी सकते हैं। चोरी डकैती तो वहां की रोज की बात है। तभी गौरव, ऐसा क्यों? तो मामा ने कहा, क्योंकि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे बड़े बड़े चोरी डकैती, तो उन्हें गांव छोड़कर मरपुर जाके रहने का सजा दिया जाता है, जिससे गांव सुरक्षित रहे। और वहां से कहीं जाने के लिए उन लोगों को अनुमति नहीं होती। उनके हाथ के नीचे गर्म लोहे से निशान बनाया जाता है। कायदे के हिसाब से वहां कोई जा भी नहीं सकते। वहां पहले बहुत सख्त पहरा हुआ करता था, पर बोलते हैं कि अब वहां उतना पहरा नहीं है और कुछ लोग अक्सर वहां आते जाते रहते हैं। उन जाने वालों के हाथ में वो निशान भी नहीं होता, इसलिए उन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता। वो जगह कहाँ है ये सही से यहाँ किसी को नहीं पता। भगवान का शुक्र है कि तुम वहां से बचकर आ गए। इस सब को सुनने के बाद सुदर्शन ने गुस्से में बोला, ये बात हमें उस गांव में किसी ने नहीं बताई। इतना तो बता ही सकते थे कि बाहर जाने के बाद मरपुर का नाम मत लेना। तभी गोपी ने बोला, रहने दो, जो हो गया सो हो गया। वो छोड़ो, अभी भी हमारे एक टिकट उस टीसी के पास ही है। उसको पता है कि हम सरूनगर के लिए जाने वाले हैं। अगर कोई आ गया तो फिर से मुश्किल हो जाएगी। हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर गौरव को गले मिलके सुदर्शन ने बोला, हम फिर से कब मिलेंगे पता नहीं। तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। फिर वो लोग एक तरफ और गौरव अपने मामा के घर दूसरी तरफ चलना शुरू किए। और मामा के घर पहुंचने के बाद गौरव घर को चिट्ठी लिखता है कि पापा, मैं सरूनगर पहुंच गया। यहाँ जिंदगी सीरीज का चैप्टर 1 सफ़र खत्म होता है। चैप्टर 2 चैप्टर 1 से उतना संबंध नहीं रखता, इसलिए जो चैप्टर 1 नहीं देखे वो भी चैप्टर 2 को सुन सकते हैं। चैप्टर 2 का नाम है लोभ। तो फिर चलता हूँ। हियर योर श्री राम ओनली फॉर यू।